हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम एक कल्चर मेथड एक्वा कल्चर को डिस्कस करेंगे, जो कि बीएससी थर्ड ईयर के ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट में शामिल एक टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट ने अपने कमेंट्स में डिमांड की थी कि एक्वा कल्चर पर वीडियो अपलोड किया जाए, तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्वाकल्चर, जिसको हम हिंदी में जलीय कृषि कहते हैं, ये फिशरीज साइंस या फिशरीज से रिलेटेड एक ब्रांच है, लेकिन काफ़ी सारे अंतर भी हैं दोनों के बीच में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार दोनों को सिनोनिम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि 70% ऑफ वर्ल्ड सरफेस रिमेन्स कवर्ड विद वाटर। जो विश्व का 70% से ज़्यादा भौगोलिक भाग है वो पानी से ढका हुआ है, यानी कि पानी से घिरा हुआ है, अंडर एक्वेटिक कंडीशंस है। और इसीलिए वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। ये जल जो है, पानी जो है, हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है, एक नेचुरल रिसोर्स है, और उससे हमें बहुत सारे लाभ भी होते हैं। और फिश प्रोडक्शन रिलेटेड विद वाटर रिसोर्सेज, तो जो जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज हैं, उससे संबंधित एक प्रोडक्शन है, एक कल्चर है, जिसको हम फिश प्रोडक्शन कहते हैं या पिसी कल्चर भी कहते हैं। मनुष्यों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है फिश, और उसका उत्पादन जल संसाधन पर निर्भर है, यानी कि वाटर रिसोर्स पर डिपेंड है। बहुत पुराने समय से पूरी दुनिया में फ़िश कल्चर किया जा रहा है, ख़ास तौर से बहुत सारे एशियाई देशों में। ईसा से लगभग 500 साल पहले माना जाता है कि चाइना में फ़िश कल्चर किया जाता था। काफ़ी सारे ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज़ हैं, हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स हैं चाइना में। कई सारी ऐसी किताबें हैं जिससे पता चलता है कि काफ़ी प्राचीन समय से चाइना में फ़िश कल्चर किया जाता था। क्लासिक्स ऑफ फ़िश कल्चर, ये एक किताब का नाम है, जो माना जाता है कि ईसा से 500 साल पहले लिखी गई थी, और उसमें ज़िक्र किया गया है कि फ़िश कल्चर किस तरह से किया जाता था चाइना के कुछ भागों में, और उससे काफ़ी लोगों को आर्थिक लाभ भी होता था। बाद में कई सारे राजवंश जो चाइना में हुए, उन्होंने भी फ़िश कल्चर को बढ़ावा दिया। कई सारी नई टेक्निक डेवलप हुई चाइना में। वहाँ से ये कल्चर मेथड एशिया के दूसरे देशों में पहुँचा। कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत में भी फ़िश कल्चर बहुत बड़े पैमाने पर प्राचीन समय से किया जा रहा है। मार्केट में बेचने के लिए फ़िशेस को प्रोड्यूस करवाना, यानी कि मछलियों का उत्पादन करना, और मार्केट में पहुंचाने तक उनको जीवित रखना, ये एक कला विकसित की गई इंडोनेशिया में। और बहुत सारे छोटे छोटे जो वहाँ पर द्वीप समूह हैं, जावा, सुमात्रा, उनमें ये बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर फ़िश कल्चर किया गया। और ब्रैकिश वाटर फार्मिंग वहाँ पर की गई। समुद्र के निकट स्थित स्थानों पर पानी को इकट्ठा करके और उसमें छोटे छोटे तालाब बनाकर उसमें फ़िश कल्चर किया गया। भारत में भी काफ़ी प्राचीन समय से फ़िश कल्चर पहले भी किया जा रहा है, आज के समय में भी। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में ख़ास तौर से बहुत बड़े पैमाने पर बहुत जगह पर फ़िश कल्चर किया जाता है। तो फ़िश कल्चर या मछलियों का उत्पादन मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए किया जाता था। बाद में इससे काफ़ी सारे औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाने लगे। और फिर ये हुआ कि धीमे धीमे जो फ़िश प्रोडक्शन है, उसका काफ़ी ज़्यादा भाग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने लगा। मनुष्यों के भोजन के रूप में फ़िशेस जो इस्तेमाल की जाती थी, उनकी मात्रा कम होने लगी। तो चूँकि मनुष्यों के लिए वो प्रोटीन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसलिए मनुष्यों को भोजन के रूप में जो मछलियाँ प्राप्त होती थी फ़िश प्रोडक्शन से, वो कम होने लगी, और उसके लिए फिर कोई अल्टरनेटिव मेथड जो है वो देखा जाने लगा। तो अल्टरनेटिव टू फ़िश प्रोडक्शन कल्चर प्रैक्टिस एक्वा कल्चर या एक्वा फार्मिंग। तो जो फ़िश प्रोडक्शन में मनुष्यों के लिए जो फ़िशेस प्राप्त होती थी भोजन के रूप में इस्तेमाल होने के लिए, जब उनमें कमी आई तो सोचा गया कोई एक ऐसा अल्टरनेट मेथड भी जो है वो विकसित किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो फ़िश प्रोडक्शन में कमी हुई है उसको पूरा किया जा सके। उसके लिए एक बायोटेक्निक का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसको अभी हम एक्वा कल्चर या एक्वा फार्मिंग भी कहते हैं। जो एक उसकी ब्रॉड डेफिनीशन है, उसके अनुसार
a branch of fisheries science deal with farming of aquatic organisms such as fish, mollusk, क्रस्टेशियंस एंड एल्गी एक्सेट्रा इज नोन एज एक्वाकल्चर। तो जो एक सामान्य परिभाषा है, एक जो ब्रॉड डेफिनेशन है एक्वाकल्चर की, तो एक्वाकल्चर फिशरीज या फिशरीज साइंस की वह शाखा है जिसमें जलीय जीवधारियों जैसे फिशेस, मोलस्क यानी कि फाइलम मोलस्का के सदस्य, क्रस्टेशियंस व एल्गी यानी कि शैवाल इत्यादि का फार्मिंग की जाती है, इनकी खेती की जाती है। लेकिन ये सब कुछ प्राकृतिक परिस्थितियों में रहते हुए और अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मनुष्यों के नियंत्रण में ये अगर किया जाता है तो इसको एक्वाकल्चर कहेंगे। एक और सिंपलेस्ट डेफिनेशन है एक्वाकल्चर के लिए, अगर हम उसको देखें तो फार्मिंग एंड हस्बेंड्री ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। फार्मिंग एंड हस्बेंड्री, फार्मिंग मीन्स पौधों को जो है कल्चर करवाना या पौधों का उत्पादन करना, और फार्मिंग मीन्स जंतुओं का उत्पादन करना। तो फार्मिंग एंड हस्बेंड्री ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट एंड एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, मनुष्यों की निगरानी में नियंत्रित परिस्थितियों में अगर हम जलीय पौधों और जलीय जंतुओं को उत्पादन करवाते हैं, उनका कल्चर करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, तो ये एक्वाकल्चर या एक्वा फार्मिंग कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार भी एक्वाकल्चर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी कल्चर प्रैक्टिस है जिसमें हम न सिर्फ जलीय जंतुओं जैसे फिशेस को प्राप्त करते हैं, बल्कि इसके द्वारा हम सी वीड्स यानी कि बहुत सारे जो एल्गी हैं, मैरीन एल्गी हैं, ख़ासतौर से ब्राउन एल्गी हैं, काफ़ी सारे रेड एल्गी हैं, उनको भी प्राप्त करते हैं और उनका इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, मनुष्यों के भोजन में इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें एक्वाकल्चर से मिलते हैं उसमें पर्ल, मोती का उत्पादन, ये एक्वाकल्चर का एक पार्ट है। इसके अलावा श्रिम्प्स और इसके अलावा लॉबस्टर्स, प्रॉन, इन सब का उत्पादन जो है आमतौर पर भारत में इनको हम झींगा पालन कहते हैं। तो ये सब भी एक्वाकल्चर के प्रोडक्ट हैं। तो फिशरीज साइंस का एक भाग है एक्वाकल्चर, लेकिन इसमें उत्पादन ज़्यादा बड़े पैमाने पर और ज़्यादा चीज़ों का होता है जो फिश प्रोडक्शन के अलावा है। तो एक्वाकल्चर एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम एक्वेटिक प्लांट्स की फार्मिंग भी करते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स की हस्बेंड्री भी करते हैं, यानी कि उनको भी पाला जाता है और ये आर्थिक महत्व के होते हैं और इनसे हमें आर्थिक महत्व, इनका जो है उसकी वजह से हमें आर्थिक लाभ होता है। तो एक्वाकल्चर नॉर्मल फिश प्रोडक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से उससे ज़्यादा लाभकारी एक क्रिया है। बहुत सारे लोग जो है फिशरीज साइंस या फिशरीज और एक्वाकल्चर को सिनोनिम मानकर इस्तेमाल करते हैं, दोनों को एक ही माना जाता है। टेक्निकली वैसे भी जो आपने परिभाषा बताई है उसमें भी कहा गया अ ब्रांच ऑफ फिशरीज साइंस, तो एक्वाकल्चर को फिशरीज या फिशरीज साइंस की एक शाखा माना जाता है। दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन काफ़ी सारे अंतर भी हैं। तो अगर हम देखें देयर आर डिस्टिंक्शंस बिटवीन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। जो फिशरीज़ है या फिशरीज साइंस है उसमें और एक्वाकल्चर में कई सारे अंतर भी हैं, और उन अंतर को अगर हम देखें तो उसमें मेन जो डिफरेंसेस हैं, मुख्य अंतर जो हैं, फिशरीज़ जो है या फिशरीज साइंस जो है उसमें कैचिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिशेज़, जो फिशरीज साइंस है उसमें मुख्य रूप से मछलियों को पकड़ना और उनका उत्पादन, ये क्रिया केवल शामिल होती है, जबकि एक्वाकल्चर में फिशेस, प्रॉन्स, एल्गी, इन सब का प्रोडक्शन और उनकी मार्केटिंग, उनकी सेलिंग ये भी शामिल है। यानी कि फिशरीज साइंस जो है वो केवल मछलियों के उत्पादन से संबंधित है, लेकिन एक्वाकल्चर जो है उसमें केवल मछलियों का उत्पादन नहीं होता है, उसमें मछलियों के अलावा मोलस्का फाइलम के बहुत सारे सदस्य यानी कि मोलस्क, इसके अलावा पर्ल ऑयस्टर जिससे मोतियों का उत्पादन होता है, उसके अलावा बहुत सारे सी वीड्स यानी कि एल्गी, और काफ़ी सारे क्रस्टेशियंस जो हैं, प्रॉन, लॉबस्टर, श्रिम्प्स, इन सब का उत्पादन और उनको मार्केट में बेचना, उनका कल्चर करवाना, ये भी एक्वाकल्चर में शामिल है। तो एक्वाकल्चर फिशरी साइंस की तुलना में एक ज़्यादा ब्रॉड एक एरिया है जिसमें हमें डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट्स के कल्चर और प्रोडक्शन और उनकी मार्केटिंग जो है वो देखने को मिलती है। एक और अंतर है पर्ल प्रोडक्शन रिलेटेड ओनली विद एक्वाकल्चर।
जो मोतियों का उत्पादन है सीपी के द्वारा, पर्ल ऑयस्टर के द्वारा, वो केवल हमें एक्वाकल्चर में प्राप्त होता है। फ़िश कल्चर में पर्ल प्रोडक्शन के बारे में कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं होती और वहाँ इसका उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। तो जो हमें इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं कहीं भी किसी भी वाटर रिसोर्स से, तो फिशेस के अलावा जितने प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और उनका कल्चर हम कराते हैं वो सब एक्वाकल्चर में कराया जाता है। उसमें से पर्ल जो है, मोती का उत्पादन, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये केवल हमें एक्वाकल्चर से मिलता है। तो आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें और जान लें कि एक्वाकल्चर फिशरीज साइंस की एक शाखा है। टेक्निकली वो फिशरीज साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन फिशरीज साइंस और एक्वाकल्चर में काफ़ी अंतर है। फिशरीज साइंस जो है वो एक लिमिटेड एरिया है, केवल मछलियों के उत्पादन और उनके मार्केटिंग से संबंधित है, लेकिन एक्वाकल्चर केवल फिश प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। इसमें क्रस्टेशियंस, मोलस्क, पर्ल और सीवीड्स यानी कि एल्गी जो है उनके उत्पादन और उनकी मार्केटिंग के बारे में भी बात की जाती है। तो एक्वाकल्चर इज़ अ साइंस दैट इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ। Aquaculture is a business that involves the production and marketing of fishes, shrimps, mollusks, pearl and seaweeds etc. जो अभी आपसे बात की गई कि एक्वाकल्चर एक ज़्यादा ब्रॉड एरिया है और ये एक तरह का बिजनेस है जिसमें हम बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स का प्रोडक्शन और मार्केटिंग करते हैं। तो ये एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी साइंस है जिसमें एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन के सारे क्षेत्र जो हैं वो शामिल हैं, ऑल एस्पेक्ट्स या उसके सारे पक्ष जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो फिशरीज साइंस की तुलना में ये ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र है। एक ऐसा नया हमारे सामने एक अल्टरनेटिव फील्ड है जिसमें फ़िश प्रोडक्शन में जो कमी आ रही थी, जो मनुष्यों के लिए फ़िश प्रोडक्शन पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को फ़िश प्रोडक्शन का काफ़ी भाग चला जाता था, उसको पूरा करने के लिए एक अल्टरनेटिव फील्ड जो है डेवलप की गई है और बहुत बड़े पैमाने पर इसका आज की समय में उपयोग किया जा रहा है। लेकिन एक्वाकल्चर के लिए बहुत ख़ास तरह की क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ता है, तो इसलिए ये एक बहुत महंगी कल्चर प्रैक्टिस है और काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में लोग इसको नहीं अपना पाते हैं क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो भी पूरी तरह से सूटेबल नहीं होती हैं एक्वाकल्चर के लिए, और जो उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो आपको आर्थिक रूप से उसमें निवेश करना पड़ता है, तो वो बहुत बार जो है पॉसिबल नहीं होता है करना। तो काफ़ी सारी जगहों पर जो है वो एक्वाकल्चर को ना अपनाए जाने का एक बड़ा कारण यही है। लेकिन फ़िश कल्चर या फिशरीज़ के तुलना में ये एक ज़्यादा लाभदायक क्षेत्र है, एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल एरिया है जिससे हमें न सिर्फ फ़िश प्रोडक्शन बल्कि दूसरे उत्पाद भी प्राप्त हो सकते हैं। एक्वाकल्चर की परिभाषा के बाद, डेफिनीशन के बाद, आइए बात करते हैं एक्वाकल्चर के टाइप्स की। तो एक्वाकल्चर के जो मुख्य प्रकार हैं, जो मेन टाइप्स हैं, एक्वाकल्चर में हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करवाना है और उससे हमें क्या चीज़ प्राप्त होने वाली है, अगर इस आधार पर हम देखें तो एक्वाकल्चर जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। मैरीकल्चर, फिश फार्मिंग, एल्गा कल्चर। मैरीकल्चर जो है वो समुद्री जल में, सी वाटर में या मैरीन वाटर में जब एक्वाकल्चर किया जाता है उसे हम मैरीकल्चर कहते हैं और इसमें हम न सिर्फ फ़िश प्रोडक्शन करवाते हैं बल्कि इसके साथ में हम क्रस्टेशियंस, मोलस्क जिसमें पर्ल ऑयस्टर का ख़ास तौर से हम प्रोडक्शन करवाते हैं, ये प्रोडक्शन भी शामिल होते हैं। तो एक्वाकल्चर में अगर हमें समुद्री जल का इस्तेमाल करके और उसके साथ में फ़िश प्रोडक्शन, पर्ल फॉर्मेशन और उसके साथ में क्रस्टेशियन कल्चर ये भी करवा रहे हैं तो ये मैरीकल्चर है। इसमें समुद्र तटों के निकट यानी कि समुद्रों के निकट छोटे छोटे तालाब बनाकर और या फिर किसी एक जगह पर पानी को इकट्ठा करके और उसका कनेक्शन जो है वो समुद्र से करके, ताकि सी वाटर लगातार वहाँ तक पहुँचता रहे। तो अगर हम समुद्री जल में और समुद्र से लगे हुए स्थानों पर अगर इस तरह से कल्चर करवाते हैं तो ये मैरीकल्चर कहलाएगा, जो कि एक्वाकल्चर का एक प्रकार है। फ़िश फार्मिंग,
छोटे छोटे तालाब बनाकर उसमें इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो फ़िश स्पीशीज़ हैं, आर्थिक महत्व की जो फ़िशेज़ हैं, उनका कल्चर करवाना, ये फ़िश फार्मिंग कहलाता है। और ये नॉर्मली फ़िश प्रोडक्शन है जिसमें खाने योग्य फ़िशेज़ जो हैं उनकी स्पीशीज़ को हम ग्रो कराते हैं, उनका प्रोडक्शन कराते हैं। तो ये फ़िश फार्मिंग भी एक्वाकल्चर का एक प्रकार है। एल्गा कल्चर, इसमें जो है वो सी वीड्स यानी कि जो आर्थिक महत्व के एल्गी हैं, ख़ासतौर से ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, इनका प्रोडक्शन करवाया जाता है। इनका इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है, औद्योगिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कुछ रेड एल्गी हैं जिनका महत्व जो है वो काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी है, जिसमें आप अगार अगार उनसे इस्तेमाल जो है प्राप्त करते हैं, या कैरेजिनिन प्राप्त करते हैं, या एल्जिनिक एसिड प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मनुष्यों के लिए प्रोटीन के स्रोत के रूप में भी जो है वो एल्गी महत्वपूर्ण है, और उनका प्रोडक्शन भी इसी एल्गा कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो फ़िश प्रोडक्शन के अलावा जो हमें दूसरे उत्पाद प्राप्त होते हैं एक्वाकल्चर, उनके आधार पर मैरीकल्चर, फ़िश फार्मिंग और एल्गा कल्चर के रूप में जो है वो वर्गीकृत किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। किस सोर्स पर, किस स्रोत के आधार पर एक्वाकल्चर किया जा रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो इस आधार पर एक्वाकल्चर 4 प्रकार का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, कहाँ पर एक्वाकल्चर किया जा रहा है, किस तरह के सोर्स के आधार पर एक्वाकल्चर किया जा रहा है, इस आधार पर एक्वाकल्चर को आप फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, मैरीन वाटर एक्वाकल्चर और मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर के आधार पर जो है या इसके रूप में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर बस एक बात आप याद रखिएगा, ये जो वर्गीकरण है एक्वाकल्चर का, इसमें केवल एक मुख्य बिंदु है, केवल एक मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पर ये एक्वाकल्चर के टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है। जिस प्रकार के जल में एक्वाकल्चर किया जा रहा है उसमें सैलिनिटी की परसेंटेज क्या है, उसमें लवणता जो है वो कितने प्रतिशत है। अगर 5% या 5 ppT जो है वो एक्वाकल्चर करने वाले सोर्स में यानी कि जल में लवण की सांद्रता यानी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो अगर 5 ppT 5% से कम अगर लवणता है तो वो फ्रेश वाटर कहलाता है और उसको हम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहेंगे। अगर वो 5 या 3% से लेकर 30% तक अगर उसमें सैलिनिटी है, 30% तक सैलिनिटी है, या 5 to 30 ppT उसमें सैलिनिटी है, तो उसको हम ब्रैकिश वाटर कहेंगे। ये समुद्रों से जुड़ा हुआ एक ऐसा जल स्रोत होता है, एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो समुद्रों से थोड़ा दूर होती है, लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो समुद्रों से रहता है, तो समुद्री जल उसमें पहुंचता रहता है और उसकी सैलिनिटी फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है लेकिन सी वाटर से थोड़ा कम होती है, तो वो ब्रैकिश वाटर कहलाता है और उसको भी हम एक्वाकल्चर रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरीन वाटर, जिसको हम सी वाटर भी कहते हैं, समुद्री जल, इसकी सैलिनिटी जो है वो नॉर्मली 30 से 35% के बीच होती है, यानी कि इसमें 30 to 35 ppT आपको सैलिनिटी मिलेगी, और इसमें अगर आप एक्वाकल्चर करा रहे हैं तो इसको मैरीन वाटर एक्वाकल्चर कहेंगे। मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर जो है ये हाई सैलिनिटी वाटर होता है और इसमें जो सैलिनिटी है, जो लवणता है या सॉल्ट कंसंट्रेशन है, वो नॉर्मली 36 से 40%, 36 to 40% या 36 to 40 ppT जो है सैलिनिटी अगर पाई जाती है किसी वाटर में और इसका कनेक्शन भी सी से रहता है, तो ये मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर कहलाता है। जो हम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं, ये ताज़े जल में यानी कि फ्रेश वाटर में किया जाने वाला एक्वाकल्चर है, जिसको हम तालाब बनाकर या नदियों से संबंधित छोटे छोटे तालाब जो होते हैं उनको बनाकर या कहीं और इस तरह के आर्टिफिशियल पॉन्ड या झीलों में एक्वाकल्चर अगर कराया जाएगा तो ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहलाता है। इसमें ऑर्नामेंटल फिशेस का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जैसे गोल्ड फिश है, मॉली है, सॉर्टेल फिश है, इस तरह की जो फिशेस हैं जो एक्वेरियम में पाली जाती हैं उनका प्रोडक्शन करवाना एक बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की। इसके अलावा कुछ लार्विसाइडल फिशेस हैं, लार्विवोरस फिशेस भी जिनको कहते हैं, जो लार्वा को खाती हैं, ख़ासतौर से मॉस्किटो के लार्वा को खाती हैं। गैम्बूसिया जैसी फ़िश जो है, नाम याद रखिएगा, ये
ये इंपॉर्टेंट नाम है, गैम्बूसिया। ये एक लार्विसाइडल फिश है जो मच्छर के लार्वा को, मॉस्किटो लार्वा को खाती है, तो इसलिए मॉस्किटो इरेडिकेशन यानी कि मच्छरों के उन्मूलन या उनको ख़त्म करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। मलेरिया के कंट्रोल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए तो इसका प्रोडक्शन भी फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में किया जाता है। जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है आमतौर पर वो छोटे स्केल पर होता है, छोटी छोटी झीलों तालाबों में किया जाता है जिसमें फ्रेश वाटर पाया जाता है। जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनमें ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर बहुत पॉपुलर है। कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन देशों में फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, अभी जैसे आपको कहा कि इस तरह के एक्वाकल्चर में जो जल उपयोग किया जाता है उसकी सांद्रता जो है, सैलिनिटी जो है या उसकी लवणता जो है, सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है लेकिन सी वाटर से कम होती है। तो उसके अंदर जो हम कल्चर करवाते हैं तो मोस्टली उसमें जो कल्चर है वो कुछ फ़िश स्पीशीज़ का करवाते हैं, जिसमें मिल्क फ़िश एक बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ये फ़िश स्पीशीज़ है जिसका प्रोडक्शन यहाँ करवाते हैं। और ज़्यादातर खाने योग्य फ़िशेज़ होती हैं, वो एडिबल फ़िशेज़ होती हैं जिनका प्रोडक्शन इस तरह के एक्वाकल्चर में कराते हैं। मैरीन एक्वाकल्चर जो है ये एक दूसरा बहुत पॉपुलर मेथड है एक्वाकल्चर का, जिसमें हम न सिर्फ खाने योग्य मछलियों को, एडिबल फिशेस को कल्चर करवाते हैं, बल्कि इसके अलावा कुछ और दूसरे जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एनिमल हैं उनका कल्चर भी करवाते हैं, जैसे श्रिम्प्स हैं, लॉबस्टर हैं, प्रॉन हैं, इनका भी कल्चर करवाया जाता है। भारत में ख़ासतौर से दक्षिण भारत के क्षेत्र में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इन क्षेत्रों में ये बहुत पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा आर्थिक महत्व का एक्वाकल्चर होता है। भारत की जो सी कोस्ट लाइन है करीब 5600 किलोमीटर लंबी है, 5600 किलोमीटर, और उसमें जो वेस्ट जो रीजन है, जो पश्चिमी भाग है, उस तरफ की कोस्ट लाइन से हमें ज़्यादा एक्वाकल्चर प्रैक्टिस देखने को मिलती हैं और आर्थिक लाभ लोगों को मिलता है वहाँ पर। जो मुख्य रूप से हमें वहाँ से जो एडिबल फिशेस प्राप्त होती हैं उस तरह के एक्वाकल्चर से, उसमें काफ़ी सारी सार्डीन, कैट फिश, कटल फिश और इसी तरह के दूसरे काफ़ी सारे जो हैं वो एडिबल फिश स्पीशीज़ हैं जिनका वहाँ कल्चर किया जाता है। जो दूसरे एक एक्वाकल्चर प्रैक्टिस को हम देखें तो मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर कहलाता है, जिसमें काफ़ी सारी कैट फिशेस का कल्चर और श्रिम्प्स का कल्चर जो है हम इसमें करते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि इतनी हाई सैलिनिटी का वाटर को मेंटेन करना और उसमें कल्चर कराना बहुत आसान काम नहीं है। तो फिलहाल फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और मैरीन वाटर एक्वाकल्चर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस हैं एक्वाकल्चर के अंतर्गत, और सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर अगर हम कैटेगराइज करें तो कुल मिलाकर ऐसे 4 तरह के हमें एक्वाकल्चर देखने को मिलते हैं। एक्वाकल्चर के डेफिनीशन और टाइप के बाद आइए जानते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ एक्वाकल्चर। इसके मुख्य गुण क्या हैं, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। तो एक्वाकल्चर के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनके अनुसार हाई प्रोडक्टिविटी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटेंसिव फिश कल्चर, रैंचिंग, रूरल डेवलपमेंट एंड रिसाइकलिंग। इसके अलावा भी और कई सारे इसके एडवांटेज हैं या सेलिएंट फीचर्स हैं। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी, जो एक्वाकल्चर टेक्निक है नॉर्मल फिश कल्चर की तुलना में इससे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। एक फ़िश कल्चर में जितना हमें फ़िश प्रोडक्शन मिलता है एक पर्टिकुलर सीज़न में, अगर हम एक्वा कल्चर करवाते हैं तो चूँकि उसमें न सिर्फ फ़िश प्रोडक्शन होता है बल्कि और दूसरे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल का प्रोडक्शन और कल्चर भी किया जाता है, तो जो टोटल प्रोडक्शन होता है एक्वा कल्चर का वो फ़िश कल्चर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। और जो फ़िश प्रोडक्शन है एक्वा कल्चर का, चूँकि वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में किया जाता है, मनुष्यों की निगरानी में, उनकी देखरेख में किया जाता है और कई सारी उसमें साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो वो प्रोडक्शन बहुत बेहतर क्वालिटी का और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है नॉर्मल फ़िश कल्चर की तुलना में। तो हाई प्रोडक्टिविटी ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है एक्वा कल्चर का कि हमें एक्वा कल्चर से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो प्रोडक्शन मिलता है एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स का।
इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एक्वाकल्चर, जैसा कि आपको परिभाषा में भी बताया, ये केवल फ़िश प्रोडक्शन नहीं है, इसमें फ़िश प्रोडक्शन के साथ में और दूसरे कल्चर भी शामिल हैं, जिसमें हम मोलस्क का कल्चर करते हैं, पर्ल फॉर्मेशन करते हैं, सीवीड्स यानी कि एल्गी का कल्चर भी करते हैं। तो ये कल्चर प्रैक्टिस जो है वो अगर हम देखें तो एक्वाकल्चर एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, जिसमें हम एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स दोनों का कल्चर करवाते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेथड है जिसमें फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री दोनों शामिल हैं। तीसरा सेलिएंट फीचर जो है इंटेंसिव फिश कल्चर। तो इसमें जो फ़िश कल्चर किया जाता है, डेफिनेटली फ़िश कल्चर एक बड़ा हिस्सा है एक्वाकल्चर का, एक वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट है फ़िश एक्वाकल्चर में। और यहाँ जो फ़िश कल्चर किया जाता है, जो फ़िश प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस, डेवलप्ड और बहुत ज़्यादा मात्रा में है जो नॉर्मल फ़िश कल्चर होता है उसकी तुलना में। नॉर्मली जो फ़िश कल्चर है अगर हम उससे कंपेयर करें तो एक्वाकल्चर में 1 हेक्टेयर एरिया से, जो एक्वेटिक एरिया है, उससे एक साल में हमें 25,000 तक फ़िशेस का प्रोडक्शन मिल सकता है, जो कि फ़िश नॉर्मल कल्चर करवाने पर उतना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो फ़िश कल्चर है वो ज़्यादा इंटेंसिव है। रैंचिंग ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्वाकल्चर का। जो नेचुरल फ़िश स्पीशीज़ हैं, जिनको अक्सर वाइल्ड स्पीशीज़ भी कहते हैं, जिसमें से हमारे लिए काफ़ी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की भी हैं, ईडिबल भी हैं और इंडस्ट्रियल वैल्यू भी है उनकी, उनके लार्वी और एग्स को एक्वाकल्चर में ख़ास तरह के पॉन्ड्स में रखा जाता है और उनको जो है उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, उनका उत्पादन बढ़ाया जाता है और उनको फिर वापस अक्सर नेचुरल जो सोर्स है उनका वाटर बॉडी जो है वहाँ पर छोड़ा जाता है ताकि उनकी आगे चलकर हार्वेस्टिंग की जा सके। तो फ़िश कल्चर की वजह से जिन स्पीशीज़ की संख्या घट रही थी उनको दोबारा से एक सामान्य संख्या स्तर पर पहुंचाने में, एक नॉर्मल नंबर लेवल पर पहुंचाने में एक्वाकल्चर हेल्प करता है। तो किसी भी तरह की एडिबल या इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फ़िश स्पीशीज़ के लार्वी और एग्स को मनुष्यों की देखरेख में ग्रो कराना, उनको विकसित करना और उनका नंबर बढ़ाना, उनकी संख्या बढ़ाना, ये रैंचिंग कहलाता है, जो कि एक्वाकल्चर का एक एस्पेक्ट है, एक्वाकल्चर का एक भाग है। रूरल डेवलपमेंट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ख़ासतौर से साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, दक्षिण एशिया के देशों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्वाकल्चर का, कि इसके कारण ग्रामीण विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो लोग हैं उनको आर्थिक लाभ हुआ एक्वाकल्चर से और उसकी वजह से जो उनकी फार्मिंग टेक्निक थी वो बहुत चेंज हो गई है। जिनके पास छोटे तालाब या वाटर बॉडीज़ थी, अवेलेबल थी जिनके पास, तो उन्होंने केवल जो फ़िश कल्चर पहले किया था उसके मुकाबले उनको आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा हुआ एक्वाकल्चर करके, क्योंकि उसमें उन्होंने फार्मिंग भी की और हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री भी की। उन्होंने न सिर्फ फ़िशेस का कल्चर किया बल्कि पर्ल ऑयस्टर का, मोलस्क का, दूसरे क्रस्टेशियंस का और सीवीड्स का, ख़ास तौर से जो है एल्गी कल्चर जिसको हम कहते हैं, उसका प्रोडक्शन भी करवाया। तो उसकी वजह से उनको आर्थिक लाभ हुआ और ये रूरल डेवलपमेंट के रूप में हमें दिखाई देता है। रिसाइकलिंग, बहुत जगह पर एक्वाकल्चर में जो वाटर सोर्स इस्तेमाल किया जाता है वो इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक यूज़ का जो वाटर बहाया जाता है आमतौर पर, उसको रिसाइकिल करके इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी जगह पर चाइना में, कंबोडिया में, थाईलैंड में जो घरों से पानी बह के निकलता है उसको रिसाइकिल करके और तब उसको पॉन्ड में पहुंचाया जाता है जहां पर एक्वाकल्चर किया जा रहा है। तो वो पानी जो है रिसाइकिल होने के बाद नॉन पोल्यूटेड फॉर्म में एक्वाकल्चर में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा है, हमारे वातावरण की भी सुरक्षा हो रही है और जो वाटर रिसोर्स है उसकी रिसाइकलिंग करके उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो ये एक और एस्पेक्ट है एक्वाकल्चर का जिसमें हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है उसमें भी हेल्प मिलती है। तो ये कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं एक्वाकल्चर के जिसकी वजह से ये फ़िश प्रोडक्शन या
फिश कल्चर के मुकाबले ज़्यादा बेहतर जो है वो सिद्ध होता है। तो ये एक्वा कल्चर के बारे में डिस्कशन था, एक ब्रीफ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो लोग आज पहली बार रेहांस बायोलॉजी पर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया तो क्या कमी थी वीडियो में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उन कमियों को दूर करें और आपको बेहतर पढ़ने की फैसिलिटी और आपको बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें।